हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राज। आज मैं आपके लिए लैब असिस्टेंट साइंस जीके वाला पेपर है, उसके 100 क्वेश्चंस हैं। उनमें से मैं आपके लिए क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं। आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप ना करें और प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से सुनें और उसके उत्तर को याद करने की कोशिश करें। आगामी परीक्षा सीईटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड, पटवारी, बीडीओ, एलडीसी सभी के लिए ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज इसमें क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर हाईलाइटेड हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिसमें आप आंसर को देख सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं। तो गाइज स्टार्ट करते हैं हम अपने इस सेशन को। ये सेशन वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइज आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें आप देख सकते हैं स्लाइड पर। निम्नलिखित में से किसे अबुल फजल द्वारा सशस्त्र दुर्ग या बख्तरबंद दुर्ग कहा गया था? तो गाइज इसमें अबुल फजल की बात की गई है कि अबुल फजल द्वारा किस दुर्ग को सशस्त्र और बख्तरबंद दुर्ग कहा गया था? तो गाइज इसमें रणथंभौर दुर्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। रणथंभौर दुर्ग जो सवाई माधोपुर में स्थित है उसे अबुल फजल द्वारा सशस्त्र और बख्तरबंद दुर्ग कहा गया था। ऐसे ही गाइज क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली प्रस्थान कर रहे महाराणा फतेह सिंह के समक्ष चेतावनी चुंगटिया रचना प्रस्तुत की थी? तो गाइज इसमें आप देख सकते हैं आंसर इसका सी हो जाएगा। केसरी सिंह भारत जी ने चेतावनी चुंगटिया रचना महाराणा फतेह सिंह के समक्ष प्रस्तुत की थी। तो गाइज इसका आंसर सी हो जाएगा। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान कोटा राज्य का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था। इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, मैक मेसन, मॉरिसन, सार्वस ओरे और मेजर बर्टन। तो गाइज कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। मैक मेसन की बात करें तो ये जोधपुर का था, सार्वस मेवाड़ का था और मॉरिसन भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। ऐसे ही गाइज क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखते हैं, गोहिल राजवंश में से किसने चंडी शतक, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीकाएँ लिखी थी? तो गाइज इसमें ऑप्शंस हैं, महाराणा मुगल, महाराणा कुंभा, राणा सांगा, राणा हम्मीर। तो गाइज इसमें महाराणा कुंभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराणा कुंभा जो मेवाड़ के प्रतापी शासक हुए, उन्होंने चंडी शतक, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीकाएँ लिखी थीं। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, राजस्थान की भौतिक या प्राकृतिक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें कथन दे रखे हैं 4। ये कथन, अधिकांश पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान 33 सागर का अवशेष है। बी, राजस्थान की अरावली गोंडवाना लैंड का भाग है। सी, शावर, डीडवाना, पचपदरा जैसी राजस्थान की लवड़िया झीलें 33 सागर का अवशेष हैं। और डी, अरावली प्रमुख जल विभाजक के रूप में कार्य करती है जो राज्य को 2 भागों में बांटती है। तो गाइज इसमें 4 कथन दे रखे हैं, ए बी सी डी, ये चारों कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चारों कथन सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश से ये क्वेश्चन है। ऐसे ही गाइज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के संबंध में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथनों का चयन करें। तो इसमें कथन दे रखे हैं, उनमें से हमें सही कथन का चयन करना है। कथन नंबर ए, यह अरावली के उत्तर पश्चिमी और पश्चिम में विस्तारित है। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 30 से 50 मीटर तक है। यह गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, नागौर, जोधपुर और सिरोही जिलों में विस्तृत है। यह क्षेत्र बालू से आच्छादित है। तो गाइज इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, सी, डी, ए, सी और डी ये कथन सही है और बी कथन सही नहीं है। तो गाइज इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं। राजस्थान की अपवाह प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन का चयन करें। तो इसमें कुछ कथन दे रखे हैं, उसमें से हमें सही कथनों का चयन करना है। ए, राजस्थान की अपवाह प्रणाली अरावली श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। भारत की महान जल विभाजक रेखा राजस्थान की नदियों को 2 भागों में बांटती है। जल विभाजक के पूर्व में बनास और इसकी सहायक नदियां चंबल में मिलती हैं। जल विभाजक के पश्चिम और दक्षिण में नदियां बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती हैं। तो गाइज इसमें आप देख सकते हैं ए, बी, सी, डी 4 कथन दे रखे हैं, जिनमें से ए, बी और सी कथन सही हैं, डी कथन गलत है। तो गाइज इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह है राजस्थान की नदियां और अपवाह प्रणाली से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पर विचार करते हैं। राजस्थान की जलवायु विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथनों का चयन करें। ए, बालू की प्रचुरता के कारण तापमान की दैनिक और वार्षिक रेंज उच्च रहती है। बी, शीत ऋतु में कुछ स्थानों पर तापमान जमाव बिंदु हिमांक तक गिरता है। राजस्थान में शुष्क और उप आर्द्र मानसून प्रकार की जलवायु विद्यमान है। वर्षा की मात्रा पूरब से पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है। तो गाइज इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों कथन सही हैं, लेकिन डी कथन सही नहीं है। ए सही है, बी सही है और सी सही है, लेकिन डी कथन सही नहीं है। वर्षा की मात्रा पूरब से पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है। ये इन्होंने इस क्वेश्चन में उल्टा कर दिया है। ऑप्शन नंबर डी में। ऐसे ही गाइज क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम। राजस्थान की लाल पीली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथनों का चयन करें। तो इसमें कुछ कथन दे रखे हैं, उनमें से हमें सही कथन चयन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर ए, यह मिट्टी सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। बी, यह मिट्टी मूंगफली और कपास की खेती के लिए उचित नहीं है। सी, इसमें कैल्शियम और नाइट्रेट की कमी होती है। डी, इस मिट्टी का लाल और पीला रंग इसकी लोहे धारिता के कारण होता है। तो गाइज इसमें ऑप्शन नंबर सी, ए, सी, डी, ए, सी, डी 3 कथन सही हैं, लेकिन बी कथन सही नहीं है। यह मिट्टी मूंगफली और कपास की खेती के लिए उचित नहीं है, यह कथन बिल्कुल गलत है। यह राजस्थान की मिट्टी या मृदा से संबंधित टॉपिक है। ऐसे ही इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, जो बेहद इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में धोकड़ा वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों का चयन करें। तो इसमें कुछ कथन दे रखे हैं, उनमें से हमें सही कथन चयन करने हैं। ए, ये वन राज्य की मुख्य वन संपदा में शामिल हैं। ये वन कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर
अजमेर, उदयपुर आदि जिलों में अधिक पाए जाते हैं। ये वन राजस्थान में 50 से 90 मीटर की ऊंचाई तक अधिक पाए जाते हैं। इन वनों में धोक पेड़ों के अतिरिक्त अरंज, खैर, खिरनी, सलार, गुड़ल के पेड़ पाए जाते हैं। तो गाइज इसमें आप देख सकते हैं ए, बी और डी ये 3 कथन सही हैं, लेकिन सी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 10। यह राजस्थान की वन संपदा से संबंधित टॉपिक है। इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। के महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथनों का चयन करें। ए, मरुस्थल के शुष्क भागों में पशुपालन और पशुचारण मुख्य पेशा है। पाकिस्तान के 7 अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र का रणनीतिक महत्व है। इस क्षेत्र में विभिन्न खनिज जैसे कोयला, तांबा, रॉक फॉस्फेट, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि पाए जाते हैं। यह अपनी भू आकृतिक विशिष्टताओं के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। तो गाइज थार मरुस्थल के संबंध में 4 कथन दे रखे हैं, जिनमें ये चारों कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ए, बी, सी, डी चारों कथन सत्य हैं थार मरुस्थल के संबंध में। क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, सही कथनों का चयन करें। तो गाइज इसमें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 4 कथन दे रखे हैं, जिसमें फाइनल आंसर की में यह क्वेश्चन डिलीट माना था, तो हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों का चयन करें। मौर्यों का उल्लेख बौद्ध, जैन और पुराण साहित्य में हुआ है। अशोक प्रथम शासक था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए प्रस्तर सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्ण करवाए। अशोक ने अभिलेखों का उपयोग धम्म की अपनी अवधारणा की उद्घोषणा करने में किया था। डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य की स्थापना की थी। तो गाइज इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में 4 कथन दिए गए हैं और ये चारों कथन सत्य हैं। ए बी सी डी चारों कथन सत्य हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। ऐसे ही गाइज क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं हम। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। सूची 1 विद्रोह का स्थान, सूची 2 नेता। तो गाइज इसमें आप देख सकते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जिसमें झांसी ए ऑप्शन है। इसमें झांसी की नेता की बात करें या नेत्री की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई जी थी, 4 हो जाएगा। अवध के ब्रिटिश कादर थे। ऐसे ही कानपुर के नाना साहेब और दिल्ली के बहादुर शाह। तो गाइज इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्रोह का स्थान और नेता यह हमारी सम्मिलित सूची है। ऑप्शन नंबर डी। क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें कोपेन द्वारा जलवायु का वर्गीकरण और सूची 2 में विशेषताएं दे रखी हैं, जिसमें आप देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय, शुष्क जलवायु, गर्म जलवायु, ठंडी जलवायु। तो गाइज उष्णकटिबंधीय होते हैं वे, ये में आपका 4 नंबर हो जाएगा। सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री या उससे अधिक होता है। ऐसे ही शुष्क जलवायु होती है, संभावित वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होता है। ऐसे ही गर्म जलवायु, सबसे ठंडे महीने का औसत -3 से अधिक
लेकिन 18 से कम रहता है। और ठंडी जलवायु, सभी महीनों का औसत तापमान 10 से कम होता है। तो गाइज इसमें आप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में नाम है, सूची 2 में प्रकार है। तो गाइज इसमें आप देख सकते हैं व्हीलर द्वीप या जलोढ़ द्वीप कहलाता है। ऐसे ही बूचर द्वीप आपका चट्टानी द्वीप होता है। अंडमान और निकोबार द्वीप यह पर्वतीय द्वीप है। और लक्षद्वीप की बात करें तो वह प्रवाल द्वीप है। तो गाइज इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए में 4, बी में 3, सी में 2 और डी में 1। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 को हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में फसल है और सूची 2 में प्रकार है। तो गाइज इसमें ए में चाय दे रखी है। चाय वो रोपण फसल है। चाय की बात करें तो कैसी है, रोपण फसल है। और सोयाबीन आपकी नकदी फसल है। कपास और जूट आपकी रेसी या रेसा फसल है। और मक्का आपकी खाद्य फसल है। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर नंबर ए या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाय रोपण है, सोयाबीन नकदी है, कपास और जूट रेसी है, मक्का खाद्य है। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 17 आंसर नंबर ए करेक्ट आंसर। प्रश्नों की श्रृंखला में हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो ये घटना दे रखी हैं जिनको हमें कालक्रम के अनुसार जमाना है। तो गाइज इसमें घटनाओं की बात करें तो रोलेट सत्याग्रह, असहयोग और खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत और चंपारण आंदोलन। तो गाइज इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले तो चंपारण आंदोलन हुआ था 1 नंबर पर। उसके बाद आपका रोलेट एक्ट 2 नंबर पर, 3 नंबर पर असहयोग आंदोलन और 4 नंबर पर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। तो गाइज इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, डी ए बी सी। ऐसे ही गाइज हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। निम्नलिखित को कोयले में नियत कार्बन की बढ़ती मात्रा के अनुसार व्यवस्थित करें। तो कार्बन की मात्रा के अनुसार, बढ़ती मात्रा के अनुसार हमें क्रम को जमाना है। इसमें ए नंबर पर बिटुमेनी कोयला, बी पे एंथ्रासाइट, सी पे लिग्नाइट और डी पे पीट कोयला। तो गाइज इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर है। सो पीट कोयला वो सबसे घटिया किस्म का होता है। उसके बाद लिग्नाइट होता है, फिर बिटुमेनी होता है, उसके बाद एंथ्रासाइट कोयला सबसे उच्च कोटि का होता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कार्बन की मात्रा के अनुसार बढ़ते क्रम में सर्वाधिक कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट में होती है और सबसे कम पीट में होती है। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। भारत की निम्नलिखित प्रमुख नदियों को उनकी लंबाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो गाइज इसमें आप देख सकते हैं हमें नदियों को लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो गाइज इसमें आप देख सकते हैं नदियाँ दे रखी हैं यमुना, तापी, गोदावरी और कृष्णा। तो गाइज ए नंबर पर आएगी आपकी तापी, फिर यमुना आएगी 2 पर, 3 नंबर पर गोदावरी, 3 नंबर पर आपकी कृष्णा आएगी। सॉरी गाइज 3 नंबर पर कृष्णा और 4 नंबर पर आपकी गोदावरी आएगी। तो गाइज इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नदियों के बढ़ते क्रम के अनुसार ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्नों की इस बेहद इम्पोर्टेंट श्रृंखला को आप शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भेजें ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। राजस्थान लैब असिस्टेंट
परीक्षा की आंसर की है, ये फाइनल आंसर की उसी से इस पेपर प्रश्न पत्र को आपको हल कराया जा रहा है। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है? इसमें 4 पार्क दे रखे हैं जिसमें भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क पूछा है। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क की बात करें तो यह है भड़ला सौर पार्क, राजस्थान है। भड़ला सौर पार्क ये राजस्थान के जोधपुर में है। ये राजस्थान के जोधपुर में है भड़ला सौर पार्क। राजस्थान ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा भड़ला। इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की निम्नलिखित लिफ्ट नहर को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 22 में इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर है, उसको हमें उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब उत्तर से दक्षिण, यहाँ से यहाँ नीचे तक करना है। तो गाइज इसमें आप देख सकते हैं लिफ्ट नहरों के नाम दे रखे हैं। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, पीर तेजाजी लिफ्ट नहर, कंवर सिंह लिफ्ट नहर। तो गाइज इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले कंवर सिंह लिफ्ट नहर आती है, उसके बाद आपको वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, फिर जम्बेश्वर और सबसे बाद में जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। तो गाइज ये है उनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। ये राजस्थान के प्रमुख लिफ्ट नहर हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं हम। निम्नलिखित राजस्थान की तांबा खदानों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। तो राजस्थान की इम्पोर्टेंट तांबा खानें दे रखी हैं जिनको आपको उत्तर से दक्षिण की ओर जमाना है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर जमाना है। तो सबसे पहले इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले खिचड़ी सिंघाना जो झुंझुनू में है, उसके बाद आपका खोदरीब आ जाएगी, फिर आपकी गुलाबपुरा, फिर रेल मगरा। तो गाइज तावा खदानों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में ये जमा रहे हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, जो राजस्थान के वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित है। निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण का क्रम हमें जमाना है। सीता माता अभयारण्य, शेरगढ़ अभयारण्य, धवा दोली वन्यजीव अभयारण्य, ताल छापर अभयारण्य। तो गाइज इसमें आप देख सकते हैं डी ताल छापर अभयारण्य आपका चूरू 1 नंबर पर आएगा, उसके बाद आपका शी आएगा 2 नंबर पर, फिर आपका शेरगढ़ 12 आएगा 3 नंबर पर, और सीता माता प्रतापगढ़ 4 नंबर पर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण का क्रम यही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। प्रश्नों के इस क्रम को बढ़ाते हुए मैं क्वेश्चन नंबर 25 को आपको हल कराने जा रहा हूं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें और एक ही बार में याद करने का प्रयास करें। राजस्थान से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जिसकी लंबाई राजस्थान में अधिक है, ये NH 11 राष्ट्रीय राजमार्ग को आप NH बोल सकते हैं, नेशनल हाईवे कहते हैं इंग्लिश में। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। राजस्थान से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जिसकी लंबाई राजस्थान में सर्वाधिक है वो NH 11 है। कितना है? NH 11। NH 11 जिसकी राजस्थान में सर्वाधिक लंबाई है। इन चारों में से राष्ट्रीय राजमार्ग 21 से अधिक है NH 11 की, 23 और 25 से अधिक है। प्रश्नों की श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 26 को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी नस्ल की गाय है। तो गाय जिसमें 3 नस्ल हैं वो गाय की देशी हैं,
और एक नस्ल विदेशी है। तो नागौरी देसी है, मेवाती देसी है, कांकरेज। तो गाइस इसमें जर्सी गाय है, वो विदेशी नस्ल की है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ कोटा में त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान निर्मित करती हैं? कोटा में त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान का निर्माण कौन कौन सी नदियाँ करती हैं? क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शंस देख सकते हैं। ए सोम और जाखम, बी चंबल कालीसिंध पार्वती, सी बेड़च मानसी मोरेल और डी कांतली सावी कांकनी। तो गाइज इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंबल कालीसिंध और पार्वती कोटा में जलोढ़ त्रिकोण ये मैदान निर्मित करती हैं। चंबल कालीसिंध पार्वती, ऑप्शन नंबर बी। तो गाइज आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है क्वेश्चन नंबर 27 पर। इसके बाद मैं अगली कक्षा में आपके लिए कराऊंगा पार्ट 2 लेकर आऊँगा लैब असिस्टेंट आंसर की का। तो गाइज इस सेशन को शेयर सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भेजें, जिससे आपको फ़ायदा मिले और अपने फ्रेंड्स को फ़ायदा मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।